नमस्कार, सलाम वालेकुम, आदाब, केम छो, सत श्री अकाल। आज हम बात करने वाले हैं बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताओं के बारे में। तो चलते हैं, देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं। हाँ तो दोस्तों, क्या कह रहे थे कि बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताओं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, तो विशेषताओं की शुरुआत होती है शिक्षा आरंभ करने की आयु से। इसमें बौद्धकालीन जो शिक्षा है, उसकी जो शिक्षा आरंभ करने की आयु है 8 वर्ष है। उसके बाद है संघ। जैसे कि आपको बताना चाहेंगे कि बौद्धकालीन में जो शिक्षा ग्रहण किया जाता है, उसके लिए छात्र को सबसे पहले आपको नीचे छोटा सा ऑप्शन में दिख रहा होगा, फर्स्ट ऑप्शन में संघ, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एक गोला, उसके अंदर जो है संघ आपको दिख रहा होगा। तो इसमें जो है सबसे पहले छात्रों को संघ में प्रवेश करना पड़ता था, तभी जो है बौद्धकालीन शिक्षा वो ग्रहण कर पाता था। और वो जब छात्र संघ में प्रवेश करता था तो अपने गुरु से कहता था, हे गुरु, आप ही मेरे गुरु हैं, और उनसे विनती करता था कि आप ही मेरे गुरु हैं। इस प्रकार जो है बौद्धकालीन की शिक्षा जो है वह ग्रहण करता था। उसके संघ के बाद आता है हमारा दूसरा टॉपिक, जो उसमें दूसरे नंबर पे है, वो प्रवज्जा संस्कार है। प्रवज्जा संस्कार, इसका जो उद्देश्य है बौद्धकालीन शिक्षा में, प्रवज्जा संस्कार के जो उद्देश्य हैं वो है गौड़ भिक्षु बनना। गौड़ भिक्षु बनने के लिए जो है प्रवज्जा संस्कार ग्रहण किया जाता है। तो इसमें आपको बताना चाहेंगे कि जैसे छात्र जो होते हैं वो मठ भिक्षु के जो सबसे बड़े भिक्षु होते थे, उनके चरण को अपने मस्तक से उनको स्पर्श करना पड़ता था, और इसमें 10 नियम का पालन भी करना पड़ता था। जैसे कि कुछ नियम आपको हम बता दे रहे हैं: चोरी करना, वर्जित समय पे भोजन नहीं करना, मादक वस्तुओं का सेवन नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, जीव हत्या नहीं करना, गौ हत्या नहीं करना, और आज्ञा का पालन करना। ये सब चीज़ें जो है प्रवज्जा संस्कार के अंतर्गत आता है। इसमें जो है छात्र को अपने परिवार से, अपने परिवार का परित्याग करना, इसमें छात्रों को जो है अपने परिवार का परित्याग करना पड़ता था, तभी वह प्रवज्जा संस्कार को ग्रहण कर पाता था। उसके बाद आता था विद्यार्थियों का चुनाव। आपको दिखाई दे रहा होगा, विद्यार्थियों का चुनाव तीसरे नंबर पे है। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे जैसे कि बौद्धकालीन जो शिक्षा होती है वो तो सभी वर्गों को दी जाती है, बट लेकिन जो है कुछ वर्ग को बौद्धकालीन शिक्षा ग्रहण नहीं करने दिया जाता था। उसका रीज़न ये था कि जैसे कि किस तरह के विद्यार्थी को जो है बौद्धकालीन शिक्षा जो है ग्रहण करने को नहीं मिलता था। आपको मैं उदाहरण के तौर पे बता दे रही हूँ। जैसे जो चांडाल छात्र होते थे, जो छात्र डाकू या डकैती करते थे, या कारावास से भागा हुआ छात्र जो होते हैं, या फिर जिनको क्षुद्र रोग है, और जो या तो जो अपने माता पिता की बातों को उल्लंघन करते हैं, माता पिता का उल्लंघन करते हैं, तो इस तरह के विद्यार्थियों को जो है बौद्धकालीन शिक्षा ग्रहण करने नहीं दिया जाता था। उसके बाद आता है हमारा उपसंपदा, या जो है इसकी जो आयु होती है वो 12 वर्ष होती है। उपसंपदा इसलिए ग्रहण किया जाता है, अगर जो है कोई भी छात्र अगर पूर्ण भिक्षु बनना चाहता है तो वह उपसंपदा ग्रहण कर लेता है, तो वह पूर्ण भिक्षु बन जाता है। और ये इसमें उपसंपदा में ऐसा होता था कि जैसे जब शिक्षा दी जाती थी, तो वहाँ पे जो शिक्षा जब दी जाती थी तो वहाँ पे वर्तमान समय में 10 भिक्षु का रहना बहुत ही ज़रूरी होता था, तभी जो है उपसंपदा जो है ग्रहण कर पाते थे छात्र, ठीक है। उसके बाद आता है अध्ययन का पाठ्यक्रम। अब कोई भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसका पाठ्यक्रम तो होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना पाठ्यक्रम के कोई भी शिक्षा ग्रहण नहीं की जाती है, ठीक है। तो ऐसे बौद्धकालीन शिक्षा जो है उसका जो पाठ्यक्रम था वो धार्मिक और नैतिक होने के साथ साथ जो है उसमें
धार्मिकता के साथ साथ जो है नैतिकता भी थी, ठीक है। और छात्र जीवन संबंधी नियम, इसमें ये था कि जब कोई भी शिक्षा ग्रहण, कोई भी छात्र कोई भी शिक्षा अगर ग्रहण भी करता है तो वहाँ पे भी हर उससे जीवन से संबंधित कुछ नियम होते थे। जैसे कि ये होता था कि श्रृंगार की वस्तुओं से दूर रहना, ठीक है। छात्र जीवन में श्रृंगार की वस्तुओं से दूर रहना, भोजन जो है साधारण भोजन करना, वस्त्र भी जो होते थे वो जैसे आमतौर पर जो सामान्य जनसाधारण के वस्त्र होते हैं उनसे भिन्न होते थे। जैसे कि आपको बता दें कि इसमें ये होता था कि हल्के पीले रंग का वस्त्र जो है धारण करते थे बौद्धकालीन शिक्षा में। अब चलते हैं शिक्षा का माध्यम, ठीक। शिक्षा का माध्यम, इसके द्वारा हम ये जानेंगे कि इसमें बौद्धकालीन जो शिक्षा थी उसमें शिक्षा का माध्यम संस्कृत तो था ही इसका शिक्षा, लेकिन संस्कृत से के साथ साथ पाली भाषा भी समावेश थी, ठीक है। उसका भी समावेश कर दिया गया। उसके बाद शिक्षण विधि, इसकी जो शिक्षण विधि मतलब जब शिक्षण विधि आप जानते ही होंगे, मतलब शिक्षण देना, ठीक है। किस विधि के द्वारा देते थे, मौखिक या लिखित? तो इसमें जो है मौखिक देते थे, लेक्चरर होता था, कोई ब्लैक बोर्ड वगैरह ये सब जो है नहीं, इसके द्वारा नहीं होता था, मौखिक होता था। बैठाकर वृक्ष के नीचे जो है मौखिक रूप से लेक्चर देते थे और सारे छात्र जो है सुनते थे। स्त्री शिक्षा, फिलहाल आपको बता दें कि इसमें जो है पहली बात तो महिलाओं को इसमें प्रवेश करना वर्जित माना गया था, लेकिन जो महात्मा बुद्ध थे उनके जो प्रिय शिष्य आनंद थे, उनके कहने पे उन्होंने जो है महिलाओं का प्रवेश करवा तो दिया, बट वो बहुत ही कठोर नियम था। छात्रों की दिनचर्या, यह भी बौद्धकालीन शिक्षा की जो है बहुत ही बड़ी विशेषता है। यह जो छात्रों की दिनचर्या है वो वैदिक काल की तरह बहुत ही कठोर, सशक्त और अनुशासन युक्त था, ठीक है। शारीरिक व्यायाम, ऐसा नहीं है कि बौद्धकालीन शिक्षा में ऐसे ही विद्यार्थियों का चुनाव, ये सब शिक्षा का माध्यम, शिक्षण विधि ये सब ही रहे, बल्कि उसमें इसके साथ साथ शारीरिक व्यायाम की भी व्यवस्था उपलब्ध थी। इसके अंतर्गत जैसे कि ये आता है कुश्ती करना, मुक्केबाजी, अखाड़ा कूदना और तीर चलाना, ये सब जो है शारीरिक व्यायाम के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहे तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, जो इसकी नेक्स्ट विशेषता जो है, अगली विशेषता जो है वो है सर्वसाधारण की शिक्षा। जो बौद्धकालीन की शिक्षा की विशेषता थी वो सभी साधारण की, सब साधारण मतलब बहुत ही साधारण जो है थी, ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा की जो विशेषता थी वो उसमें जो है व्यावसायिक शिक्षा को भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इसका उद्देश्य यह था कि इसलिए व्यावसायिक शिक्षा का समावेश इसलिए हुआ ताकि जो है छात्रों को अपने तन ढकने के लिए जो है वस्त्रों की जो कताई बुनाई और सिलाई होती है, इस सब के लिए जो है उन्हें परेशानी ना उठानी पड़े, इसीलिए इसमें जो है व्यावसायिक शिक्षा की भी अनिवार्यता दी गई। इसमें बुनाई, सिलाई, कताई ये सब भी मतलब शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद आता है हमारा सबसे लास्ट और सबका मेन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, गुरु शिष्य संबंध, ठीक है। पूरा इसी पे पूरी विशेषता ही टिकी है, सिर्फ एक विशेषता पे पूरी विशेषता टिकी है, गुरु शिष्य संबंध। इसमें ये था कि बौद्धकालीन जो शिक्षा थी उसमें गुरु जो है शिष्य के सामने जो है पिता के तुल्य व्यवहार करता था। अगर कभी छात्र जो है अस्वस्थ भी हो जाते थे तो उनकी वह
सेवा भी करता था। सेवा से तात्पर्य जैसे कि मतलब उनकी दवाइयों का प्रबंध, उनका इलाज को टोटल अगर हम पूर्ण रूप से मान लें कि जैसे कि उनको स्वस्थ बनाने में गुरु का हाथ रहता था। और जो गुरु और शिष्य के बीच संबंध रहते थे वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण और पवित्र और स्नेहपूर्ण होते थे। तो ये हो गई हमारी बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं। इट इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे आप लोग। तो चलते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाय, टेक केयर। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है।